अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्म्स के ज़रिए डाटा कंट्रोलर को सेंड करके उसको डाटाबेस में सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा हम फॉर्म वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में और आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ci.dev/यूज़र गाइड ओपन है। ये मेरी ऑफलाइन यूज़र गाइड है कोड इग्नाइटर की, जिसके ज़रिए हम जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम वहाँ से इससे हेल्प ले सकते हैं। मतलब कोई भी हमें हेल्पर की प्रॉब्लम है तो हम उस हेल्पर के फंक्शंस वगैरह या उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उस फंक्शन के, वो हम देख सकते हैं। तो चूँकि अब हमने फॉर्म को डिस्कस करना है तो हम हेल्पर के सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म हेल्पर। तो ये हमारे पास फॉर्म हेल्पर ओपन हो गया। ये इसकी सारी हेल्प है। यहाँ पे जिस हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने अपने जो DB से कनेक्ट की थी, DBCI3 के नाम से, उसके अंदर मैंने एक पोस्ट का टेबल बनाया, पोस्ट का टेबल, और उसके अंदर हमने 3, 4, 5 फील्ड्स बनाई हैं: ID, टाइटल, बॉडी, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड जो है वो टाइम स्टैम्प्स हैं, जिनमें से क्रिएटेड एड जो है वो करंट टाइम स्टैम्प पे ऑटोमेटिकली जैसे ही आप न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अपडेटेड भी ऑटोमेटिक है, लेकिन ये उस वक्त काम करेगी जब आप पोस्ट को अपडेट करेंगे, और जब आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड सेम होंगी। लेकिन जैसे ही आप पोस्ट को अपडेट करेंगे, उनको एडिट करेंगे, कोई फील्ड चेंज करेंगे, कोई चीज़ डाटा चेंज करेंगे, तो वो सिर्फ अपडेट ऐड को चेंज करेगा। क्रिएटेड ऐड आपकी सेम रहेगी जिस पे आपने वो पोस्ट क्रिएट की थी। तो ये आप फील्ड्स क्रिएट कर लीजिएगा, और इसको क्रिएट करना I'm श्योर आपको आता होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ, जो कि हमारा इस सीरीज़ के लिए फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है। इस टेक्स्ट एडिटर में मैंने एक और काम किया हुआ है। मैंने इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है पैकेज, कोड इग्नाइटर का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मुझे हेल्प करता है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ क्विकली। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कंट्रोलर में यहाँ पे एक नया कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, पोस्ट का कंट्रोलर, इसके फॉर्म के लिए हमें, क्योंकि हमने पोस्ट के टेबल में डाटा सेव करना है, तो न्यू फाइल में यहाँ पे क्रिएट करूँगा post.php के नाम से। और यहाँ पे मैं जैसे ही ये ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर CI-बेस कंट्रोलर लिखा हुआ आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये देखें जो बेसिक स्केलेटन होता है कंट्रोलर का, वो बना हुआ यहाँ पे आ गया। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है इंडेक्स फंक्शन, वो यहाँ पे हमें नज़र आया। अब एक हमारे दोस्त ने PHP डबल हो गया। एक हमारे दोस्त ने एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे हम डिफाइंड बेस पाथ और एग्जिट नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट एक्सेस क्यों लिखते हैं, इसकी क्या वजह है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसकी सबसे जो बेसिक रीज़न वो ये है कि ताकि post.php को डायरेक्टली एक्सेस ना किया जा सके, इसको index.php के थ्रू ही एक्सेस किया जा सके। क्योंकि index.php फाइल जो आपकी मेन फाइल है, जो इंडेक्स जो रूट फाइल है जो रन होती है, और रन होने के बाद सारा आपका बूटस्ट्रैप की फाइल को सेटअप करती है, तो उसके थ्रू उसके अंदर बेस पाथ डिफाइंड होता है और वो यहाँ पे एक्सेसिबल होता है, क्योंकि index.php के थ्रू ही सारी फाइल्स लोड होती हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है डिफाइंड बेस पाथ एग्जिट कर देगा और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आउटपुट। देखिए, सपोज यूज़र को पता है कि ci-dev का हमारा जो डोमेन है उसके अंदर एप्लीकेशन का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है, उसमें post.php। इसको मैं अगर एक्सेस करूँ डायरेक्ट, तो आप ये देखेंगे कि नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट अलाउड। आप इस पर यहाँ पे इसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको हेडर लोकेशन दे दें तो वो उस जगह पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करना चाह रहे। हम यहाँ पे ये सिंपली मैसेज डिस्प्ले करेंगे नॉट अलाउड। उसके बाद हम यहाँ पे वैसे अगर इसको एक्सेस करना चाहें, हम इसको एक्सेस इस तरीके से करेंगे कि इंडेक्स के अंदर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ एको हेलो,
ओवरऑल जैसे कि हमें पता है कोडिंग नेटवर्क के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्स का जो मेथड होता है क्लास का वो लोड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पोस्ट, इसको रन करूँ तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने इसको राउट के अंदर जो हमने कन्फिग में राउट्स में ये जो एनी राउट बनाया है ये हमें बता रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता कंट्रोलर और उसका मेथड। तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश इंडेक्स। जैसे हमने स्लैश इंडेक्स लिखा तो अब ये उसको पता चल गया कि पोस्ट का कंट्रोलर हमारे पास है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड इग्नाइटर है वो रूट के बाद डोमेन के बाद जो आपके पास है पहला जो आप जो कुछ भी पहले लिखेंगे वो कंट्रोलर होगा, उसके बाद जो भी लिखेंगे वो मेथड होगा, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो पैरामीटर्स होंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 लिख देता हूँ तो ये 1 जो है ये एक पैरामीटर है। अब ये 1 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आईडी में लिख दूँ तो ये आईडी इसको पास हो जाएगी और मैं यहाँ पे आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे अब 1 लिखा हुआ आ रहा है तो ये एक्सेस कर रहा है, इस आईडी को ऑटोमेटिकली वो पास कर देता है। ये ब्यूटी है कोड इग्नाइटर को यूज़ करने की। अगर यही काम आपको PHP के थ्रू करना पड़ता तो आपको $_ लिखना पड़ता, उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता, फिर फैच उस पूरी URI में से उसको फैच करना पड़ता। ये सारा काम आपका कोड इग्नाइटर करता है। तो ये हमारे पास इंडेक्स फंक्शन है। अब ये इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, ये इंडेक्स फंक्शन हमारे पास फैच करेगा डाटा सारा पोस्ट के टेबल से। इसके लिए मैंने मॉडल के अंदर CRUD का तो आपको पता ही है कि मैंने एक यूज़र मॉडल के अलावा एक CRUD मॉडल बनाया। अब इस CRUD मॉडल का पहले इससे हमने यूज़र मॉडल बनाया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने यहाँ पे CRUD ऑलरेडी बना दिया CRUD मॉडल ताकि टाइम सेविंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जो मेथड है उसको हमने एक एटलीस्ट पैरामीटर जो कि टेबल नेम वो हमने पास किया। तो जिस किसी का भी डाटा हमने गेट करना हो हम उस टेबल का नेम देंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट का एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं पेरेंट कॉलन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये लाजमी लिखना होता है आपने। फिर दिस लोड, क्या हमने लोड करना है, मॉडल और CRUD मॉडल, और ये हमने CRUD मॉडल लोड कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस CRUD मॉडल और यहाँ पे लिखता हूँ गेट। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र्स, राइट। तो ये जाएगा CRUD मॉडल में और यूज़र्स के सॉरी गेट ऑल है, गेट ऑल नॉट गेट ऑल, गेट ऑल। तो यहाँ पे यूज़र्स मैं लिखता हूँ, हालांकि हम पोस्ट के टेबल कंट्रोलर में, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे अब मैं प्रिंट आर कर लेता हूँ यूज़र्स को। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे इंडेक्स के फंक्शन को जब कॉल करता हूँ तो हमारे पास जो डाटा आएगा नेमिंग कन्वेंशन का प्रॉब्लम था। अगर मैं यहाँ पे CRUD मॉडल करता हूँ तो अब यहाँ पे भी मुझे CRUD मॉडल करना पड़ेगा जी। तो जो नाम आपने यहाँ पे देना है ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो आपने यहाँ पे ये हमारे पास देखा यूज़र के टेबल से डाटा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट लिखूँगा तो अब ये पोस्ट के टेबल से डाटा फैच करेगा। चूँकि हमारे पास अभी कोई पोस्ट में डाटा नहीं है तो वो कोई डाटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया। इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन क्रिएट, और ये क्या करेगा, दिस लोड व्यू। अब इसमें यहाँ पे भी हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं टेम्पलेट स्लैश हेडर दिस लोड व्यू टेम्पलेट स्लैश नैवबार। ये हम कंट्रोलर के थ्रू कर रहे हैं। दिस लोड व्यू पोस्ट स्लैश क्रिएट और दिस लोड व्यू टेम्पलेट स्लैश फुटर। ठीक है, ये हमने चारों जो टेम्पलेट्स हैं वो यहीं पे लोड किए। अब हमें व्यूज़ के फोल्डर के अंदर एक पोस्ट का फोल्डर बनाना होगा और उस पोस्ट के फोल्डर के अंदर हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी post.php के नाम से, सॉरी create.php के नाम से। अब इस फाइल के अंदर हम
क्रिएट करेंगे अपना डाटा। सपोज मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ हेलो, और जब मैं इसको क्रिएट को लोड करूँगा पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे हमने अपना फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्म क्लास को। इससे पहले उसको लोड करना होगा, तो फॉर्म क्लास को लोड करेंगे। चूँकि हमने अभी इसको पोस्ट में यूज़ करना है, तो यहाँ पे दिस लोड हेल्पर फॉर्म, ये हमने हेल्पर लोड कर लिया, कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब यहाँ पे इको ओपन फॉर्म, ये अब जो है ये कमांड है PHP इसकी कोडिग्नाइटर की, ओपन फॉर्म। और यहाँ पे हम बताएंगे कि कहाँ पे हमने स्लैश पोस्ट स्लैश सेव का फंक्शन हम कॉल करेंगे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर होगा मेथड कौन सा है, तो पोस्ट मेथड है। तीसरा हम यहाँ पे फिर स्ट्रिंग कोई दे सकते हैं, कोई ऐसी फील्ड जैसे क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, चूँकि हम सॉरी फॉर्म हॉरिजेंटल, चूँकि हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 3 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर इसके बाद हम क्लोज फॉर्म कर सकते हैं ये। अब हम यहाँ पे अगर रीलोड करें इस पेज को, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन ओपन फॉर्म हेल्पर, ठीक है, लोड फॉर्म हेल्पर। तो पोस्ट के अंदर दिस लोड हेल्पर फॉर्म, कहीं मैंने इसको दो दफ़ा लोड तो नहीं कर लिया। राउट्स में जाके, सॉरी राउट नहीं, कन्फिग में जा टू लोड में जाके देखते हैं, नहीं हेल्पर में एक ही है। तो दिस लोड हेल्पर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब फॉर्म ओपन है, थी फॉर्म ओपन है, सॉरी फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज है, फॉर्म क्लोज। तो अब ये एरर नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब पहली फील्ड इसमें इको, अब इनपुट फील्ड्स हम जो है वो एरे की सूरत में इसमें डिफाइन करते हैं। जैसे अगर फॉर्म ओपन किया हमने, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टी पार्ट, अगर इसमें कोई फाइल अपलोड करनी है तो फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट कर देते हैं। फिर फॉर्म हिडन है, फिर फॉर्म इनपुट है हमारे पास, तो इको फॉर्म इनपुट, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले बताना होता है कि उसका नेम क्या है, ठीक है। फिर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देना चाहें जो भी, तो सपोज मैं उसका नेम दे देता हूँ टाइटल और वैल्यू डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ एम्पटी। तो एट्रीब्यूट्स में हम उसके बता सकते हैं कि इसकी क्लास कौन सी है, एरे की सूरत में हम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा एरे, और यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे पहला जो है क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये दिया मैंने। अब मैं इसको रीलोड करूँगा, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप फॉर्म लोड हो गया। अगर हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू टाइटल, और वैल्यू इसकी खाली है, और क्लास की फॉर्म कंट्रोल जो हमने अभी एरे की सूरत में यहाँ पे दी थी। तो इसी तरह फॉर्म इनपुट को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया टाइटल को। और इसके अलावा हम कौन कौन से फॉर्म इनपुट दे सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म पासवर्ड दे सकते हैं, फॉर्म अपलोड दे सकते हैं, फॉर्म ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, तो फॉर्म मल्टी सेलेक्ट दे सकते हैं, फॉर्म फील्ड सेलेक्ट दे सकते हैं, फील्ड सेट क्लोज, फॉर्म चेक बॉक्स, फॉर्म रेडियो बटन, फॉर्म रेडियो, फॉर्म लेबल, फॉर्म सबमिट। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे इको फॉर्म सबमिट, उसका नेम देंगे कोई भी सबमिट, और वैल्यू ऐड पोस्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऐड पोस्ट का भी आ गया। अब इसको हम क्लास देना चाहें तो ऐसे ही हम एरे दे सकते हैं, क्लास BTN प्राइमरी। सेव करेंगे इसको, तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं, अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास इस पर अप्लाई होगी। अब इसको हमने रैप करना है एक कंटेनर के अंदर, रो के अंदर कर लेते हैं इसको, डॉट रो डॉट कॉल MD, और इसको 6 कह देते हैं, डॉट कॉल MD ऑफ सेट हम दे देते हैं 3 का। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे ये फॉर्म सारा डिफाइन करते हैं इधर। तो अब ये फॉर्म यहाँ पे मिडल में होएगा, और ये देख सकते हैं आप
3 ऑफसेट इधर से और 3 ऑफसेट इधर से। तो इसको अगर हम 4 करना चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्म और छोटा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब हमने यहाँ पे एक और फॉर्म टेक्स्ट एरिया लगाना है, एक और फॉर्म टेक्स्ट एरिया, नेम इसका बॉडी और वैल्यू इसकी कोई नहीं होगी, इसमें वैल्यू नहीं होती, और एट्रीब्यूट वही देंगे हम इसको, अरे क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसके बाद इसमें और होता है रोज़, रोज़ कितनी हम इसमें दे देते हैं, 7 रोज़ दे देते हैं, या 7 आई थिंक 5 ठीक होंगी, 5 कॉल्स 80। इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये देखें फॉर्म क्रिएट हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, जैसे प्लेस होल्डर एंटर पोस्ट टाइटल। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर पोस्ट टाइटल लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी दे सकते हैं प्लेस होल्डर एंटर बॉडी टेक्स्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी अब ये लिखा हुआ आ जाएगा इंटर बॉडी टेक्स्ट, तो ये हमारे पास इंटर पोस्ट। इसके अलावा अगर हम लेबल लगाना चाहें तो लेबल भी लगा सकते हैं हम। यहाँ पे इको फॉर्म लेबल और यहाँ पे पोस्ट टाइटल, और किसके लिए, ये टाइटल के लिए, टाइटल के लिए। एट्रीब्यूट्स में देने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, पोस्ट बॉडी कर देंगे, और ये हमारे पास बॉडी के लिए सेव किया, रीलोड किया, तो ये देख सकते हैं हमारे पास पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी भी लिखा हुआ आ गया। तो अब हमारा जो फॉर्म है वो आई थिंक लिंक्ड भी है, यहाँ पे हमने जो पोस्ट सेव के साथ, अब हमें कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, पोस्ट के टेबल में यहाँ पे हम एक पब्लिक फंक्शन सेव, और इसमें हम सेव करेंगे डाटा इनपुट के थ्रू। अब जो कोड इग्नाइटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक हेल्पर मेमोरी में लोड करता है, वो इनपुट हेल्पर है। जिस तरह आपको पता ही है कि PHP के अंदर ग्लोबल पोस्ट और गेट मेथड्स होते हैं, तो वो दोनों हम इनपुट हेल्पर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप जो है ना इनपुट क्लास को यूज़ करें, या इनपुट इसका जो कोड इग्नाइटर का। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आर दिस इनपुट पोस्ट, तो ये जितनी भी हमारा फील्ड्स आएंगी वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे माई फर्स्ट टाइटल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज बॉडी टेक्स्ट। अब मैं इसको ऐड करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे में टाइटल और बॉडी दोनों हमारे पास, और सबमिट बटन भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे अब चेक लगा सकते हैं, इसको डेटाबेस में सेव कर सकते हैं डाटा को, क्योंकि अब इसका तरीका ये होगा कि चूँकि ये एरे की सूरत में आ रहा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपने फील्ड दी हैं, जो नेम दिए हैं फॉर्म को, वो सेम वही होने चाहिए जो कि हमारे पास उसमें टेबल में। मतलब यहाँ पे टेबल के अंदर मैंने पोस्ट में क्या कह दी थी, टाइटल और बॉडी, और अब गौर करें यहाँ पे मैंने टाइटल और बॉडी ही यूज़ किया फॉर्म के अंदर, नेम पैरामीटर। तो अब ये जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डाटा इज इक्वल टू एरे, और इस एरे में मैं यहाँ पे दिस इनपुट पोस्ट लिख सकता हूँ। तो इसमें अब मसला ये होगा कि हमारे पास जो सबमिट है वो भी आ रहा है, जबकि सबमिट इसका हिस्सा नहीं है फील्ड का। तो इसका एक तरीका तो यही है कि आप सबमिट फील्ड को इसमें ना लेकर आएँ, लेकिन अब चूँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम टाइटल दिस इनपुट पोस्ट टाइटल, फिर बॉडी दिस इनपुट पोस्ट बॉडी। सिंपल हमने ये दो फील्ड्स जो है वो, फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट इज इक्वल टू दिस CRUD मॉडल इंसर्ट,
अब यहाँ पे इंसर्ट का क्या मेथड है हमारे पास मॉडल में, क्रड मॉडल में हमने मॉडल्स के अंदर क्रड मॉडल जो है इसमें इंसर्ट का जो है वो टेबल और डाटा इंसर्ट है। सिंपल टेबल नेम है हमारे पास पोस्ट्स और डाटा। तो यहाँ पे अब इफ इंसर्ट, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहें तो हम यहाँ पे करा सकते हैं को डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसको इंसर्ट करते हैं हम, अब वापस जाते हैं, रीलोड करते हैं। तो माई फर्स्ट पोस्ट, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट वाया फॉर्म। अब ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक मैसेज आ जाएगा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पे फॉर्म में आए, ब्राउज करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो है वो सेम डेट्स हैं, और ये जैसे ही न्यू फाइल एडिट होगी तो ये क्रिएटेड ऐड सेम रहेगी, लेकिन ये अपडेटेड ऐड चेंज हो जाएगी। तो ये था फॉर्म के ज़रिए डाटा को सबमिट करना। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने इजीली फॉर्म को एक्सेस कर लिया। अब सपोज़ हम जो है फॉर्म को वैलिडेट करना चाहते हैं कि जब आप इंसर्ट करें, अभी फ़िलहाल इसमें कोई वैलिडेशन नहीं मैंने लगाई, तो मैं जितनी दफ़ा भी इंसर्ट करूँगा, ये एम्प्टी रिकॉर्ड भी करूँगा तो ये उसको एम्प्टी रिकॉर्ड फील्ड जो है वो डाटाबेस में इंसर्ट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाऊँ। तो पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये हम लगा सकते हैं कि जो फॉर्म है, जो हमारा फॉर्म लेवल पे, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने टाइटल में भी लगा दिया और हमने बॉडी में भी इसी को लगा देते हैं, रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका लगाने से हमारे पास ये हुआ कि अब अगर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो कहता है कि जी प्लीज़ फिल आउट द फील्ड। अगर हम यहाँ पे कुछ फील्ड एंटर करते हैं और ऐड करते हैं तो कहता है प्लीज़ इन फिल आउट दिस फील्ड, मतलब दोनों फील्ड फिल होंगी तब वो फॉर्म सबमिट होगा। तो ये एक हमने फ्रंट एंड लेवल पे एक वैलिडेशन लगा दी। अब इसकी कोर वैलिडेशन होती है, वो वैलिडेशन होती है सर्वर साइड से। तो कोड इग्नाइटर के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी है फॉर्म वैलिडेशन की, तो उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस, कंस्ट्रक्ट में मैं लिख रहा हूँ लोड लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को मैं लोड करूँगा और उसके बाद मैं इस फॉर्म को वैलिडेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म वैलिडेशन, जैसे लिख के मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास है फॉर्म वैलिडेशन। तो वैलिडेशन रन भी होती है और वैलिडेशन सेव होता है और एक होता है वैलिडेशन सिर्फ। तो उसके लिए हम लिखते हैं दिस फॉर्म वैलिडेशन। ये हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन आ गया। इसमें अब देख सकते हैं दिस, एक्स्ट्रा दिस आ गया, दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स। सेट रूल्स 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला फील्ड नेम जिस पे आपने रूल लगाना है, दूसरा उसका लेबल जो कि आउटपुट के तौर पे आपको शो होगा कि जब उसमें कोई एरर आएगा तो वो उसको एरर में शो करेगा, और थर्ड इसमें आपने इस पर क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं जो कि डिफाइंड है कोड इग्नाइटर के अंदर, जो कि जिनमें कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ट्रिम, स्पेसिस को ट्रिम करेगा। रिक्वायर्ड, चेक करेगा कि वो रिक्वायर्ड मतलब उसमें फील्ड खाली तो नहीं है और वो रिक्वायर्ड है। ये चूँकि हमने फ्रंट एंड पे लगा दिया, इसके यहाँ पे अब जरूरत नहीं। मिनिमम, या फिर हम लगा देते हैं कि बाद यूज़र क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट से रिक्वायर्ड को भी ख़त्म कर देते हैं और फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो हमने इसको डबल चेक लगा दिया यहाँ पे भी रिक्वायर्ड। फिर मिनिमम लेंथ 5 और मैक्सिमम लेंथ 12। तो ये अब हम ये रूल जो है कि मैक्सिमम लेंथ आप टाइटल की 12 रख सकते हैं और मिनिमम लेंथ आप 5 होगी। तो फील्ड कौन सी है, टाइटल, और यहाँ पे टाइटल, ठीक है। एक रूल हमने लगा दिया, इसी को कॉपी करके इधर भी लगाते हैं और बॉडी पे। अब बॉडी पे मैं ये कहता हूँ कि जो ये रूल तो सेम रहनी चाहिए उनको। दूसरी चीज़ ये कि हर रूल को दूसरे रूल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए पाइप साइन
यूज़ किया जा रहा है, जो स्ट्रेट लाइन्स ही आपको नज़र आ रही है, ये सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिनिमम हम लेंथ कहते हैं कि 15 करैक्टर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो हम 100 करैक्टर्स लिख सकते हैं इसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो ये हमने इसकी 2 वैल्यूज़ रन कर दी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ दिस, या मैं लिखूँगा फॉर्म वैलिडेशन रन्स, तो यहाँ पे उसने देखें खुद ही सारा कोड कंप्लीट करके दे दिया कि इफ़ फॉर्म वैलिडेशन रन अगर ट्रू है तो क्या करें, ये वाला काम करें। ठीक है, हम यहाँ पे फॉल्स को यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू फॉल्स। तो इसके बाद हमें एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एग्जिट करता हूँ, हम आगे जाके देखेंगे कैसे हम रीडायरेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एरर्स। तो एरर्स कैसे हैं प्रिंट करते हैं, इसके लिए हमारे पास इसी फॉर्म वैलिडेशन के अंदर जो लाइब्रेरी है फॉर्म वैलिडेशन की, इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो आपको यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन ट्यूटोरियल में है, यहाँ पे एरर, ये शोइंग एरर, ठीक है, ये हमारे पास एरर है। ठीक है, एको फॉर्म एरर। तो इसको मैं कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और जो हमारा व्यू है ये वापस उसको उसके पास चला जाएगा, व्यू ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं इस पे यहाँ पे एरर शो कर देता हूँ। उसके मतलब अब टाइटल अलर्ट एरर। तो यहाँ पे अब मेरे पास, मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, अब मैं इधर 2 करैक्टर ये देता हूँ और इधर इतने देता हूँ। तो यहाँ पे वाइट स्क्रीन नहीं आनी चाहिए थी, ये डाटा इंसर्ट नहीं, डाटा भी नहीं इंसर्ट हो, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एग्जिट चूँकि लगा दिया था, फॉर्म वैलिडेशन रन नहीं हुई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम वैलिडेशन एरर्स डिस्प्ले कराएंगे सारे, और वो हम कराएंगे यहाँ पे ये अलर्ट डेंजर। तो जितने भी एरर्स होंगे वो इस एको वैलिडेशन एरर से हम डिस्प्ले करा लेंगे। तो इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको पास कैसे करते हैं, इफ़ वैलिडेशन। तो यहाँ पे दिस सेट रूल, ये हमारे पास कंट्रोलर है। तो दिस लोड व्यू, उसने कहा कि फॉर्म को दोबारा लोड करो। तो इसका मतलब है कि अब हमें ये काम सारा दोबारा करना पड़ेगा। कॉपी किया इसको, और ये इसको हमने, और इसके बाद हम यहाँ पे एल्स में ये सारा काम करेंगे। तो या तो इफ़ होगा या एल्स होगा, ठीक है। तो अब ये मैं जैसे ही इस फॉर्म को दोबारा लोड करता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा एंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है कि दिस टाइटल फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 करैक्टर इन लेंथ, दिस बॉडी फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 15 करैक्टर इन लेंथ। तो ये अब इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम चाहें इंडिविजुअली उस फील्ड के अंदर डिस्प्ले करें उसके नीचे, तो इसका भी यहाँ पे इन्होंने मेथड दिया हुआ है कि इंडिविजुअली आप कैसे उस फील्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, हम फॉर्म एरर ये इसको कॉपी करेंगे और इसको डिस्प्ले करा सकते हैं जहाँ पे भी हम इसको डिस्प्ले करवाना चाहें। तो इसके अलावा हम इसके अलावा दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड हमने वैल्यूज़ दी थी वो दोबारा आप देखें यहाँ से वो ख़त्म हो गई हैं। तो हम वो वैल्यूज़ भी वापस ला सकते हैं, वो इस तरीके से कि यहाँ पे अब हम सेट वैल्यूज़ का एक मेथड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू एको सेट वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे सेट
वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसका टाइटल और इसी तरीके से सॉरी लेबल में नहीं करना था, सेट वैल्यू बॉडी लिख दिया। तो अब ये होगा कि अब क्या होगा कि अगर हम दोबारा ये फॉर्म, तो देखें यहाँ पे उन्होंने वो वैल्यूज़ जो हमने लिखी थी लास्ट एरर के आने की सूरत में, जैसे मैं इसको सॉरी यहाँ पे ये फॉर्म आया हमारे पास और यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू ऐसी लिखता हूँ जो कि लेंथ पूरी नहीं, या मैं इसकी टाइटल की लेंथ पूरी देता हूँ, माई फर्स्ट पोस्ट, सो दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट। अब ये 100 कैरेक्टर्स नहीं है तो मैं इसको ऐड पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फील्ड वापस आ गई जो हमने लिखी थी, सिर्फ उस फील्ड पे एरर दिया कि कैन नॉट एक्सीड 12 कैरेक्टर इन लेंथ टाइटल फील्ड। अब ये 12 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गई है ये जो फील्ड है माई फर्स्ट पोस्ट। तो माई पोस्ट इसको मैं कर देता हूँ, अब मैं सेंड करता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि अब हमारा जो उसका रूल था उसने इसको फॉलो किया, क्योंकि मिनिमम कैरेक्टर थे कितने हमारे पास, जो बॉडी थी उसमें मिनिमम कैरेक्टर थे हमारे पास 15, हमने लिख लिए, मैक्सिमम 100, मतलब 15 और 100 के दरमियान थे वो, तो इसलिए उसने उसको पोस्ट को इंसर्ट कर लिया। तो ये तरीका होता है हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन का, कैसे हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं और किस तरीके से डाटा को फॉर्म के जरिए इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों हम देखेंगे कैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक फॉर्म्स मतलब इंडेक्स को हम यूज़ करेंगे और सारा मतलब डाटा जो है वो एक टेबल की सूरत में हमारे पास डिस्प्ले होगा, जितनी भी पोस्ट होंगी। तो हम उसको एडिट करना चाहेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहेंगे डिलीट भी कर सकते हैं। हम एक तरीका इंडेक्स से भी करेंगे और दूसरा हम इंडिविजुअल पोस्ट को जब हम व्यू करते हैं तो जिस मतलब उसके नीचे हम एडिट का बटन भी दे सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी हमने ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन इसमें नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडिट और डिलीट को देखेंगे, कैसे हम फॉर्म्स को पोस्ट को एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं और हम उसको किसी भी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई एम श्योर मेरी ये वीडियो भी आपको मेरी दूसरी वीडियो की तरह पसंद आई होगी और आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।